हेलो दोस्तों। तो आज हम लेकर आए एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है कूलॉम्स लॉ। क्या कूलॉम्स लॉ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे क्लास 12th के लिए। जब आप सोचो जब पढ़ते हैं तो हमारा यही टॉपिक मिलता है। क्या कुछ हो गया, आवेश संरचना का सिद्धांत पढ़े होंगे, फिर अब ऐसा क्वांटिमीकरण पढ़ेंगे, उसके बाद यही मिलता है क्या, कूलॉम का नियम। क्योंकि इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश में वैद्युत क्षेत्र, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, कूलॉम्स लॉ। तो इसको हम समझेंगे क्या होता है कूलॉम्स लॉ, और बहुत बेहतरीन ढंग से समझेंगे, किसी प्रकार का भी कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। अगर क्लास आप इन तक देखते हैं तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इस तरह से हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ होता क्या है? देखिए, कूलॉम्स लॉ समझने से पहले, अगर आप पढ़ना चाहते हैं कूलॉम्स लॉ बढ़िया से, तो उसे समझने से पहले एक टर्म आता है जिसका नाम है विद्युत बल। क्या? विद्युत बल। विद्युत बल, अगर विद्युत बल की बात करें तो उनका खोज कूलाम ने किया था। और जो नियम देने वाले हैं कूलाम, जो कूलाम का नियम क्या है, नाम क्या, कूलाम का नियम, यानी जो नियम दिए होंगे उनका नाम, वैज्ञानिक नाम क्या था, कूलाम था। और नियम कब दिए थे? 1785 में। और जो कूलाम साहब कहाँ के फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, कहाँ के फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। और उन्होंने नियम क्या दिया हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आती है जिसको हम जान लेते हैं। और वो क्या है, उसका नाम है क्या, विद्युत बल। क्या? विद्युत बल। इसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। क्या? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। समझते हैं कि विद्युत बल क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है आप लोग के लिए, तभी आप कूलाम का नियम को बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। तो आपने जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ होगा तो आपको बताया गया होगा, क्या हम बताए हुए हैं, क्या कि समान परिमाण, यानी कोई भी दो अगर समान आवेश रहे तो क्या दोनों को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी ये एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। अगर कोई दो विपरीत आवेश रहे, क्या एक प्लस रहे और एक माइनस रहे, तो दोनों को आकर्षित करते हैं, दोनों अपनी ओर खींचते हैं। अगर दोनों फिर माइनस क्या रहे, अगर दोनों माइनस है तो क्या करेंगे, ये दोनों भी प्रतिकर्षित, यानी कह सकते हैं कि समान प्रकार के आवेश, क्या समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एवं विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और ये जो प्रतिकर्षित करते हैं तो उनके बीच कुछ बल लगता है। क्या? तो ये प्रतिकर्षित करते हैं या आकर्षित करते हैं तो उनके बीच कुछ बल लगता है, जिसे क्या कहा गया है, विद्युत बल कहा गया है। क्या क्या कहा गया, देखिए समझिए यहाँ प्लीज। मान लीजिए समान, क्या कि दो आवेश चाहे तो वो विपरीत आवेश रहे या सेम आवेश रहे, यानी सेम यानी प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो। अगर दो आवेश के बीच लगने वाला, दो सजातीय या विजातीय आवेश बोल सकते हैं। क्या? क्योंकि यहाँ सजातीय आवेश भी हो सकता है, चाहे आप प्लस माइनस भी ले सकते हैं। यानी कि दो सजातीय या विजातीय आवेश के बीच, सजातीय यानी क्या हो गया, प्लस प्लस, और विजातीय, अगर सजातीय यानी प्लस प्लस भी हो सकता है और माइनस माइनस भी हो सकता है। ये हमारा क्या हो गया, सजातीय आवेश होगा। अगर इसके बीच जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण होगा, यानी दूर दूर जाएगा। और जो अलग अलग क्या हो गया, माइनस, जैसे हो गया माइनस प्लस या प्लस माइनस ले सकते हैं। तो कहता है कि दो सजातीय या विजातीय आवेश के बीच, क्या दो सजातीय या विजातीय आवेश के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत बल कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। फिर सुनिएगा, दो सजातीय या विजातीय आवेश के बीच, क्या दो सजातीय या विजातीय आवेश के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। डेरांग यहाँ समझ सकते हैं क्या, कि ये एक आवेश यहाँ है, एक भी पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव। अच्छा, पॉजिटिव तो क्या है, एक बल लगाएगा इधर और एक बल लगाएगा इधर, यानी ये बल इस पर लगाएगा, ये बल इस पर लगाएगा, ये दोनों के बीच में जो बल लगता है उसी का नाम क्या है, वैद्युत बल है। क्या? उसी का नाम क्या है, वैद्युत बल है। तो समझिए क्या, तो फिर से पढ़ा सुनिए, वैद्युत बल क्या है। एग्जाम में आपको एग्जाम में ये नहीं पूछा कि वैद्युत बल क्या है, कूलाम का नियम पूछा, क्योंकि इसमें यूज होता है कूलाम का नियम में। तो वही सोचा थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन दे दिया जाए कि कूलाम का वैद्युत बल क्या होता है। तो क्या दो सजातीय या विजातीय आवेश के बीच, क्या दो सजातीय या विजातीय आवेश के बीच लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, वैद्युत बल कहते हैं। वैद्युत बल एक संरक्षी बल है। क्या? वैद्युत बल से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि वैद्युत बल है, आपको ऑप्शन आएगा संरक्षी बल है, और 3-4 ऑप्शन आता है। तो वैद्युत बल क्या है, एक संरक्षी बल है। अब संरक्षी बल क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। तो संरक्षी बल क्या है, ये 11th में पूरा डीप से पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। संरक्षी बल क्या है, कहता है कि एक पूरे चक्कर में किए गए कार्य को, क्या कार्य क्या होता है, जीरो होता है। क्या एक पूरे, जब हम किसी भी काम को एक चक्कर पूरा करते हैं तो कार्य कितना जीरो होता है। जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ए है और हम ए से गए बी पर गए, क्या और बी से फिर ए पर आ गए, एक चक्कर पूरा हो गया, क्या एक चक्कर। तो यहाँ जो कार्य होगा W बराबर जो जीरो होगा, क्या कार्य जीरो होगा। तो वही कहता है, तो संरक्षी वही कहता है, एक चक्कर में किए गए कार्य जीरो हो तो उसे संरक्षी कहते हैं। क्या? संरक्षी। तो विद्युत बल क्या है, एक संरक्षी बल है। और क्या, तो विद्युत बल है ना एक केंद्रीय बल है। क्या? केंद्रीय बल।
सिर्फ आपको याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत बार यहाँ में पूछ चुका है कि विद्युत बल है क्या है, तो केंद्रीय बल है, पहला क्या बोले संरक्षी बल, दूसरा क्या बोले केंद्रीय बल है। और कहता है कि विद्युत बल है जो गुरुत्वाकर्षण बल से क्या, विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक शक्तिशाली है, क्या विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक शक्तिशाली बल है। आपको रहेगा तो विद्युत बल क्या है, नीचे गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक शक्तिशाली है, कम शक्तिशाली है, या आप बराबर नहीं है, कुछ भी आ सकता है ऑप्शन में। तो आप 3 पॉइंट ध्यान में रखिएगा। पहला पॉइंट क्या था, जो हमारा विद्युत बल है क्या संरक्षी बल है, क्या विद्युत बल क्या संरक्षी बल है। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, दूसरा पॉइंट था कि विद्युत बल क्या है केंद्रीय बल है। तीसरा क्या विद्युत बल चुंबकीय विद्युत बल है जो गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक शक्तिशाली होता है। तो ये हमारा 3 पॉइंट हो गया विद्युत बल के बारे में। एक बार फिर से बता देते हैं विद्युत बल क्या है। तो विद्युत बल क्या क्या बोलेंगे, एक दो सजातीय आवेश, क्या दो सजातीय आवेश या दो विजातीय आवेश, क्या दो सजातीय आवेश, चाहे जो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, या प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, दो सजातीय या विजातीय आवेश के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। और इसका जो मान क्या है, इसका जो मान है माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी कैसा हमारा माध्यम होगा, जिस प्रकार से माध्यम होगा उस प्रकार से बल लगेगा। क्या जिस प्रकार माध्यम थोड़ा, जब माध्यम क्लीन होगा तब बल ज़्यादा लगेगा, माध्यम कुछ गड़बड़ होगा तो बल कम लगेगा। तो क्या विद्युत बल क्या माध्यम के प्रकृति पर निर्भर करता है। तुम्हारा क्या हो गया कि दो सजातीय या विजातीय आवेश के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। वैद्युत बल एक संरक्षी बल है, वैद्युत बल एक केंद्रीय बल है, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक शक्तिशाली होता है। क्या तो आप लोग इसे कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको इतना बार मुंह से बोले कि आपको याद होना चाहिए परिभाषा को, क्या कि दो सजातीय या विजातीय आवेश के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। क्या दो सजातीय विजातीय आवेश के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। तुम्हारा क्या हो गया, हमको जान लिया वैद्युत बल क्या होता है। अब हम आएंगे कूलाम का नियम पर। क्या तो हमारा हेडिंग क्या है, कूलाम का नियम। जो मेरा मेन मुद्दा क्या है, कूलाम का नियम पढ़ना। ये यूज होगा इसलिए आपको बता दिए। जितना भी इसके बारे में बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताया है, कोई फालतू चीज़ नहीं है, इसलिए आप लोग जितना बताए उतना ध्यान में रख रहिएगा, तो एग्जाम में कहीं से किस प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा। नहीं तो आप भुला जाएंगे जब पता लगे एग्जाम में आया क्वेश्चन कि वैद्युत बल क्या है, ध्यान ही नहीं है, क्या करें भाई, एग्जाम में छूट जाएगा तो फिर इसका दोष हम नहीं है। तो क्या हम पढ़े कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम है कूलाम साहब। क्या कूलाम साहब, एसी कूलाम उसका नाम है, पूरा नाम क्या है, एसी कूलाम उसको बोलते हैं। तो कूलाम का नियम, कूलाम जी थे फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, कौन फ्रांस के वैज्ञानिक थे। उन्होंने ये नियम को दिया था लगभग 1785 ईस्वी में, शायद ऐसे ही होगा 1785 होगा। तो उन्होंने क्या कहा, कूलाम का नियम, देखिए एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया कि कूलाम के नियम का सीमाएं लिखे। आखिर कूलाम के नियम का सीमाएं लिखने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन है। कूलाम का नियम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं आप, हर जगह अप्लेबल नहीं कूलाम का नियम है। कहाँ कहाँ अप्लेबल है ये पढ़ेंगे, जिसको कूलाम के सीमाएं कहते हैं। क्या कूलाम का सीमाएं कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक क्या है, कूलाम का नियम। तो समझते हैं कि कूलाम का नियम है जो कहाँ पर हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहला बात आता है कूलाम का नियम लगाने के लिए, कहता है स्थिर आवेश। क्या स्थिर आवेश, क्योंकि आप चैप्टर पढ़ रहे हैं क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है, इसका हिंदी होता है क्या स्थिर वैद्युत। क्या स्थिर वैद्युत, जो हमारा वैद्युत रहेगा क्या स्थिर में रहेगा। तो कूलाम साहब भी क्या है, क्या जो पहला पार्ट इसमें आएगा, क्या कूलाम का नियम है स्थिर बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। क्या स्थिर आवेश के लागू होता है, अपने कॉपी में से नोट करते हैं। कूलाम का नियम क्या स्थिर आवेश के लिए लागू होता है। पहला पॉइंट क्या है, यहाँ से लिखिए, क्या हम नहीं लिखा है कि कूलाम का नियम, क्योंकि कूलाम का नियम है कि कूलाम का नियम स्थिर आवेश के लिए लागू होता है। क्या यानी जो भी आवेश में क्या रहेगा, रुका हुआ रहेगा, बिना अवस्था में रहेगा, रेस्ट में रहेगा, उस पर ही कूलाम का नियम हम लागू कर सकते हैं। क्या तो कूलाम का नियम स्थिर आवेश के लिए लागू होता है। दूसरा पॉइंट क्या आता है, तो पहला क्या है कूलाम का नियम स्थिर आवेश के लिए लागू होता है। फिर कहता है कूलाम का नियम है ना जो बिंदुवत आवेश के लिए, क्या बिंदुवत आवेश के लिए लागू होता है। जो कूलाम का नियम है वो बिंदुवत आवेश, यानी छोटा चार्ज का परिमाण मैग्नीट्यूड कम होना चाहिए। जब बिंदुवत आवेश में इस तरह का आवेश होना चाहिए, मैंने एक आवेश ये है और एक आवेश ये है, तो इसके लिए हम लागू कर सकते हैं। क्या कहता है कूलाम का नियम दो बिंदुवत आवेश के लिए लागू होता है, दो बिंदुवत आवेश के लिए लागू होता है। अरे दो बिंदुवत आवेश है उसके बीच हम दूरी कूलाम के नियम से ज्ञात कर सकते हैं कितना इसमें बल लग रहा है। क्या कितना इसमें बल लग रहा है, ये भी हम कूलाम के नियम से ज्ञात करते हैं। फिर तीसरा पॉइंट आता है कि कूलाम का नियम क्या है, आपको हम लिख देते हैं क्या कूलाम का नियम। दूसरा क्या है कूलाम का नियम, दो
बिंदुवात आवेश के बीच कार्य करता है। क्या कार्य करता है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। क्या गया, कूलाम का नियम दो बिंदुवात आवेश के बीच कार्य करता है, लगता है। तीसरा पार्ट था कूलाम का नियम चार्ज एट रेस्ट। क्या तीसरा क्या था, कूलाम का नियम चार्ज एट रेस्ट। कूलाम का नियम चार्ज एट रेस्ट यानी जो जो चार्ज मोशन में नहीं बल्कि रुका हुआ है। पहले वाला देखिए, पहले क्या स्थिर आवेश यानी जो चार्ज स्थिर में रहे या स्लो मूविंग चार्ज, या स्लो मूविंग कहता कि कूलाम का नियम क्या है, चार्ज एट रेस्ट या स्लो मूविंग चार्ज यानी जो आवेश रुका हुआ रहे या हल्का दम धीमे धीमे गति करना, दम धीमे धीमे कि पता ही नहीं लगे कि वो गति कर रहा है, तो उस पर भी लागू होता है कूलाम का नियम। क्या कूलाम का नियम किस पे लागू होता है, चार्ज यानी जो आवेश स्थिर है तो उस पर लागू तो होगा ही, लेकिन जो आवेश जैसे गति कर रहा है लेकिन पता नहीं लग रहा कि हाँ वो गति कर रहा है, क्या पता नहीं लग रहा कि यार वो चल रहा है कि नहीं चल, तो उस पर भी हम कूलाम का नियम अप्लाई कर सकते हैं। तो कूलाम के नियम का सीमाएं कितने हुए, 3 सीमा आप लिख सकते हैं। क्या अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कूलाम के नियम की सीमाएं लिखे, तो पहला क्या लिखिएगा कि कूलाम का नियम है जो को स्थिर आवेश के लिए, क्या 2 स्थिर आवेश लिख सकते हैं या सिर्फ लिख सकते हैं कि कूलाम का नियम स्थिर आवेश के लिए लागू होता है। दूसरा लिख सकते हैं कूलाम का नियम बिंदुवत आवेश के लिए, जो भी छोटा आवेश जो बिंदु है जिसका परिमाण कम हो उसके लिए हम लागू कर सकते हैं। तीसरा आता है कूलाम का नियम चार्ज एट रेस्ट या स्लो मूविंग चार्ज फॉर अप्लाई यानी कूलाम का नियम रुके हुए आवेश या जो धीरे धीरे आवेश चल रहा है विराम अवस्था में उसके लिए हम भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यह हमारा कूलाम के नियम का कुछ सीमाएं हुए, जो कि एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। कूलाम के नियम का सीमाएं लिखिए तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम में कूलाम साहब क्या कहा है, उनका स्टेटमेंट सुनते हैं। क्या कूलाम के नियम में कूलाम साहब क्या कहे हैं, उनका स्टेटमेंट सुनते हैं। क्या स्टेटमेंट, कथन, क्या कथन है कूलाम के नियम में, क्या कहा गया है, क्या कथन, कथन देखते हैं क्या है। तो कूलाम साहब वैज्ञानिक ने कहा था, जो आपको पहले बताया कि 2 बिंदु आवेश के बीच लगता है, उसके आधार पर ही कूलाम साहब ने कुछ कहा और वो उन्हीं का सीमाएं था कि यहाँ तक बीच में कार्य करेगा मेरा नियम है, जो मेरा नियम नहीं है, ये कूलाम साहब नियम दिए थे। फिर वो कह दिए कि हम ही दिए थे, क्या दिक्कत है जी, कुछ दिक्कत है। तो कूलाम का नियम, तो कूलाम का नियम कथन क्या कहते, कूलाम साहब वैज्ञानिक ने कहा था, क्या क्या कहे थे कूलाम साहब ने। तो कूलाम साहब कहे थे कि 2 बिंदु आवेश के बीच, क्या 2 बिंदु आवेश के बीच लगने वाला कौन, विद्युत बल, जो भी हम पहले पढ़े क्या, इसलिए पढ़ा दें कि विद्युत बल क्या होता है। तो आपको डायरेक्ट बोलते कि 2 आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल, तो कहते विद्युत बल कहाँ से आ गया, इसलिए पढ़ा दें कि विद्युत बल क्या होता है, पढ़ा दिया आपको, इसलिए कोई हमको टेंशन नहीं है इस टॉपिक को समझाने में। कहता है 2 बिंदु आवेश के बीच, क्या 2 स्थिर बिंदु आवेश के बीच, हम स्थिर भी लीजिएगा और बिंदुवत आवेश भी लीजिएगा, छोटा आवेश। तो 2 स्थिर बिंदुवत आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण, क्योंकि जो विद्युत बल है क्या, विद्युत क्या बोले थे कि प्लस भी लगता है और वो माइनस प्लस भी लगता है। कह सकता है कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। क्या 2 बिंदुवत आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल का परिमाण, क्या 2 बिंदुवत आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल का परिमाण उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है एवं उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर सुनिएगा, 2 बिंदुवत आवेश के बीच, क्या 2 स्थिर बिंदुवत आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल, क्या कौन बल लगेगा, तो विद्युत बल लगेगा। कहता 2 स्थिर बिंदुवत आवेश के बीच, क्या 2 स्थिर बिंदुवत आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल का परिमाण उन दोनों आवेश के बीच, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या उसके आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती है, लेकिन उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए हम इस कथन को लिख देते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। क्या कहता है कि 2 स्थिर बिंदु आवेश के बीच, क्या 2 स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला टेंशन नहीं लेगा तो हम तुरंत 1 मिनट में इसको हम याद करवा देंगे, कहीं से किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा।
दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल का परिमाण, परिमाण से मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं, वैल्यू बोल सकते हैं। थोड़ा सा राइटिंग ठीक नहीं है, मैनेज कर लीजिएगा। उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, क्या समानुपाती एवं उसके ये हमारा लिखा गया नियम क्या कि दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल, क्या दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल का परिमाण उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती एवं उसके बीच के दूरी के वर्ग के विद्युत कर्मानुपाती होता है। यही हमारे कूलाम से हमने कहा था, बहुत ही सिंपल भाषा में लिखे हैं। किताब में आप लिखेंगे बहुत टेट टाइप पे लिखा था किताब में, लेकिन यहाँ से हम सिंपल में इसको लाए हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच जो बल लगेगा, जो विद्युत बल लगेगा, वो क्या होगा, दोनों जो आवेश दिया रहेगा उसके गुणनफल के समानुपाती होगा और उसके दूरी के वर्ग के विद्युत कर्मानुपाती होगा। तो इसके जो हमारा स्टेटमेंट है उसके आधार पर हम समीकरण तैयार करते हैं। क्या तो क्या हो कि दो स्थिर बिंदु हम लेते हैं, क्या दो स्थिर बिंदु आवेश लेते हैं। क्या तो पहला हमारा ये है, मानते पहला से Q1 हो गया, कुछ दूरी पर क्या हमारा आवेश है, दूसरा आवेश क्या है Q0, इसको मानते हैं Q0, क्योंकि क्या दो बिंदुओं से Q0 क्या है, एक परीक्षण आवेश का मान बहुत सूक्ष्म आवेश है, एकदम छोटा आवेश, ये भी हमारा छोटा आवेश है। तो क्या दोनों पॉजिटिव है, क्या दोनों यहाँ से पॉजिटिव है, तो क्या करेगा, और इसके बीच की दूरी कितना है, स्मॉल आर लीजिएगा। कहता है क्या कि दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल का परिमाण है, लगेगा विद्युत बल, तो विद्युत बल कौन डायरेक्शन में लगेगा, ई आवेश क्या लगाएगा, इधर लगाएगा बल एफ, और जो ई आवेश है इस पर लगाएगा बल, यानी एफ इधर लगाएगा। तो कहता है क्या कि दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल, जो लगने वाला क्या विद्युत बल है, उन दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होगा। क्या जो इस पर एफ पूरा बल लगेगा, दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होगा, इसको जो दूरी है उसके वर्ग के विद्युत कर्मानुपाती होगा। तो हम समीकरण निकालेंगे, क्या यहाँ से दो समीकरण निकाल सकते हैं आराम से। पहला क्या है कि दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल का परिमाण उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, तो क्या लिख सकते हैं कि दोनों पर बल लगेगा तो Q1 इंटू Q0, Q1 पहला क्या है, दूसरा क्या है Q0 है। देखिएगा यहाँ से क्या लिखा है, जो ये बल क्या लिखा है, समानुपाती है ना, दोनों क्या गुणनफल में देखिए, दो स्थिर आवेश क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारा स्थिर आवेश है और इसके बीच जो हमारा बल लगा है क्या गुणनफल है, क्या समानुपाती है, तो इसको मान लेंगे क्या समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। दूसरा क्या बनेगा, और बीच के फिर क्या उसके बीच के दूरी के वर्ग के विद्युत कर्मानुपाती, क्या और उसके बीच के दूरी के वर्ग के विद्युत कर्मानुपाती होता है, अर्थात लिख सकते हैं क्या एफ प्रोपोर्शनल क्या 1/r(x²। यह समीकरण नंबर दूसरा आ गया, क्या ध्यान दीजिएगा। यही इतना जो बात अब लिखा है ना, यही लिखा हुआ है क्या कि लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होगा और दूरी के वर्ग के विद्युत कर्मानुपाती होगा। चूंकि LHS दोनों बराबर है इसलिए हम RHS भी बराबर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ थोड़ा सा कूलाम के नियम को ऊपर से हम रफ करते हैं, इसलिए आपको एक बार और सुनाया तो कूलाम का नियम होता क्या है। कहता है दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला, क्या दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल का परिमाण, क्या विद्युत बल का परिमाण उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है एवं उसके बीच के दूरी के वर्ग के विद्युत कर्मानुपाती होता है। क्योंकि ये यही लिखा हुआ, जो हम इतना लिखे हैं ये पूरा लिखा हुआ है, नहीं इसको आप ये ध्यान में रखते हैं तो आप सुनिए पूरा आपको याद हो गया, इसलिए किंतु परंतु नहीं है, इसलिए हम इसको रफ करते हैं, क्या कथन को रफ करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कथन को कहीं भी किसी प्रकार गलत नहीं लिखा हुआ है, एकदम शेड्यूल लिखा हुआ है, कोई प्रकार किसी तरह के भाषा का प्रयोग नहीं है, जो कि अक्सर किताब में बहुत ही भाषा का चिन्ह रहता है, इसलिए समझने में दिक्कत हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो गुलाम का नियम नहीं, तो इसको मिटा देते हैं। अभी मैं गुलाम का नियम ही चल रहा है, इसको पहले फॉर्मूला इसमें निकालने कैसे फॉर्मूला आता है। तो पहला हम क्या था यहाँ पर मान लीजिए Q1 आवेश क्या था, उसके कुत्ते पे क्या था Q0 था, ये हमारा बिंदु ये है, इसके बीच की दूरी कितना था, इसके बीच की दूरी था R, जो यहाँ से इसको बल्ब क्या लग रहा था, इधर लग रहा था F और इधर लग रहा था, इधर F लग रहा था। तो यही हमारा क्या था, और दो इसमें निकाले थे, क्या इक्वेशन दो निकाले थे, वही हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
तो पहला इक्वेशन था कब, ए प्रोपोर्शनल क्या Q1 इंटू क्यू नोट, दूसरा क्या है क्यू नोट है, इसका हम समीकरण 1 माने थे। दूसरा क्या था ए 1/r, इसको माने थे समीकरण 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो दोनों समीकरण को हम सेम कर देंगे, क्या लिखेंगे, क्या समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिख सकते हैं, ए बराबर ए समानुपाती Q1 क्यू नोट इंटू क्या हो जाएगा आर एक्स वायर हो गया, क्या Q1 इंटू क्यू नोट आर एक्स वायर हो गया। आप यहाँ पर Q2 कर दे, सही रहेगा, अच्छा लगेगा देखने में, Q2 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ भी क्या Q2 कर देते हैं, यहाँ भी क्या हो जाएगा Q2 अच्छा लगेगा, Q1 इंटू Q2 बोलने में भी अच्छा लग रहा है, क्या क्या Q1 इंटू Q2 बटे आर एक्स वायर आ गया। अब यहाँ से जब यहाँ पे समानुपाती का मान हटेगा तो कोई कांस्टेंट आता है, क्या जब भी हम समानुपाती हटा देते हैं क्या आता है, कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या आएगा, ये बराबर क्या आता है, कांस्टेंट के आता है कि Q1 इंटू Q2 बटे आर एक्स वायर। तुम्हारा क्या आया, तो यहाँ से क्या बनाया कि एफ बराबर के इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर एक्स वायर, ये हमारा आ गया क्या, ये अभी हमारा सीधा नहीं फार्मूला अभी आएगा। अभी फार्मूला कैसे आता है देखिएगा, तुम्हारा ये तो आएगा मेन। अब इसके अलावा फार्मूला आएगा, कूलम के नियम से फार्मूला आएगा, इसका मान भी होता है, के का मान होता है, कितना होता है, आपको सब डिटेल में चर्चा करेंगे, बस थोड़ा सा देखिएगा। तो पहले हम क्या किया कि दो इससे आवेश लिए, ध्यान से सुनिएगा, दो आवेश लिए जिनके बीच दोनों पास क्या पॉजिटिव था, इसलिए एक बल इधर लगाया और एक बल इधर लगाया, और दोनों के बीच की दूरी क्या है, आर है। तो ऐसे क्या लिखेंगे कि जो आवेश है गुणनफल के समानुपाती होता है, जिसमें बल लगता है वो गुणनफल के समानुपाती होता है, और दूरी के वर्ग के बीच समानुपाती होता है। इन दो समीकरण यहाँ से बना लिए और इसके बाद दो समीकरण को बराबर किए तो क्या आ गया, ए समानुपाती Q1 टू Q2 बटे आर एक्स वायर, जिससे समानुपाती का मान समानुपाती कांस्टेंट क्या आया, तो बराबर क्या होगा, F बराबर K इंटू Q1 टू Q2 बटे आर एक्स वायर। अब देखिए यहाँ से K का मान होता है, तुम्हारा K का वैल्यू होता है 1/4 एप्सिलॉन होता है। अब यहाँ पे आ गया एप्सिलॉन क्या होता है, किसी माध्यम की विद्युतशीलता, क्या किसी माध्यम की विद्युतशीलता क्या होता है, एप्सिलॉन होता है। यहाँ से क्या लिखेगा, तो यहाँ से K का वैल्यू पुट करें, क्या K का वैल्यू पुट करेंगे, पुट करने पर हमारा क्या आ जाएगा, तुम्हारा आ जाएगा ए बराबर K का वैल्यू कितना होता है 1/4 एप्सिलॉन, क्या 1/4 एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर एक्स वायर। तुम्हारा क्या आ गया, अब इसका मान भी होता है, जो 1/4 एप्सिलॉन है उसका मान भी होता है, अभी आगे हम चर्चा करेंगे। यहाँ से फिर एक थोड़ा सा मोटा टॉपिक लेता है, इसके बाद एक टॉपिक आता है, समझ लिए क्या कि हम एफ का के का मान कितना है 1/4 एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, जहां पे क्या एप्सिलॉन किसी माध्यम की विद्युतशीलता, क्या किसी माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन क्या है, किसी माध्यम की विद्युतशीलता क्या है, एप्सिलॉन। अब यहाँ से कहता है अपेक्षित परावर्तिता, क्या अपेक्षित परावर्तक क्या है, तो अपेक्षित परावर्तक को सूचित करते हैं यहाँ से, क्या अपेक्षित परावर्तनांक, क्या अपेक्षित परावर्तनांक, इसको लिखते हैं क्या ई आर, एप्सिलॉन इसको पढ़ते हैं क्या एप्सिलॉन। जो ई लिखा है इसको क्या पढ़ते हैं, हम इसको पढ़ते हैं, जिनको नहीं पढ़े तो लिख लेंगे बगल में, क्या एप्सिलॉन, क्या एप्सिलॉन पढ़ते हैं, क्या एप्सिलॉन। उसके बाद अपेक्षित परावर्तक क्या है, तो कहता है एप्सिलॉन आर। तो कहता है किसी माध्यम की विद्युतशीलता एवं विद्युतशीलता नियतांक, क्या किसी माध्यम को विद्युतशीलता नियतांक के अनुपात को अपेक्षित परावर्तक कहते हैं। तो किसी माध्यम की विद्युतशीलता कितना होगा, हमारा एप्सिलॉन हो गया, क्या एप्सिलॉन क्या है, किसी माध्यम की विद्युतशीलता लिखा हुआ है, क्या किसी माध्यम की विद्युतशीलता नियतांक को, क्या विद्युतशीलता नियतांक को क्या कहते हैं, तो अपेक्षित परावर्तक कहते हैं। तो क्या गया, ये बराबर ई बटा ई नोट आ गया, जहाँ ये क्या है, ये तो पता है कि आपको क्या है, तो ये हमारा किसी माध्यम की विद्युतशीलता ई नोट क्या है, तो विद्युतशीलता नियतांक है, क्या विद्युतशीलता नियतांक, क्या विद्युतशीलता नियतांक है। फिर समझिएगा, पहले हम क्या किए, के का वैल्यू यहाँ से निकाले, हमारा आया फॉर्मूला आया, यहाँ से के का वैल्यू कितना होता है 1/4 एप्सिलॉन होता है। के का मान पुट करके तो आया एक टर्म आया एप्सिलॉन, इसको तो इसके आधार पर क्या निकाले, अपेक्षित परावर्तक क्या होता है, तो इसको हम देखें क्या है,
अपेक्षिक परिवर्तक को ई आर से सूचित करते हैं। किससे? ई आर से सूचित करते हैं। तुम्हारा क्या आ गया? देखा किसी माध्यम की विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता नियतांक क्या? ई नॉट। इसको पढ़ते हैं ई नॉट, इसको पढ़ते हैं इप्सिलॉन आर, इप्सिलॉन नॉट, ये हमारा इप्सिलॉन है। इप्सिलॉन क्या है? किसी माध्यम की विद्युतशीलता। इप्सिलॉन नॉट क्या है? तो विद्युतशीलता नियतांक है। इप्सिलॉन आर क्या है? तो अपेक्षिक परिवर्तकता है। तुम्हारा क्या बन गया? एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है कि अपेक्षिक परिवर्तकता क्या है, तो आप इस तरह से लिखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। कहता है किसी माध्यम की विद्युतशीलता क्या? किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात या निर्वात में क्या हम लिख सकते हैं? क्या निर्वात में लिख सकते हैं? निर्वात में विद्युतशीलता नियतांक, किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात में विद्युतशीलता नियतांक के अनुपात को अपेक्षिक परिवर्तकता कहते हैं, जिसे ई आर से सूचित किया जाता है। अब इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, उसके नीचे फॉर्मूला लिख दीजिएगा, ये 2 नंबर आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा इसको हम रफ करते हैं क्योंकि मेरा सब बहुत छोटा है, इसलिए इधर रह देंगे अभी। यहाँ से हम इप्सिलॉन नॉट का मान होता है क्या? इप्सिलॉन नॉट का मान होता है, वो बताते हैं कितना होता है। तो इप्सिलॉन का मान होता है, जो इप्सिलॉन नॉट है इसका मान होता है 8.854 गुने 10⁻⁻12 कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारा मान होता है। एग्जाम में 2022 में क्वेश्चन आ चुका है कि इप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, इसलिए आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि एक साल गैप हो गया है। तो इप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका मान होता है। और जो इसका मान होता है इसको भी हम बताएंगे उसका मान क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर से हमारा क्या फॉर्मूला आया था? ई नॉट, यानी क्या? ई आर बराबर ई बटा ई नॉट। ई क्या हमारा है? किसी माध्यम की विद्युतशीलता। ई नॉट क्या है? विद्युतशीलता नियतांक है। ये क्या है? अपेक्षिक परिवर्तकता। यहाँ से क्या लिखेगा? तो हमें ई बराबर ई नॉट इंटू ई आर। क्या? तो ये फॉर्मूला क्या आ गया? क्या कर सकते हैं? क्या किसी माध्यम की विद्युतशीलता क्या आ गया? तो विद्युतशीलता नियतांक अपेक्षिक परिवर्तक गुणांक को क्या बोलते हैं? तो किसी माध्यम की विद्युतशीलता, अगर आपसे परिभाषा पूछे किसी माध्यम की विद्युतशीलता क्या है, तो आप दोनों को क्या, ये विद्युतशीलता नियतांक है, ये क्या है? अपेक्षिक परिवर्तक, दोनों को गुणनफल क्या बोलते हैं? तो किसी माध्यम की विद्युतशीलता बोलते हैं। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे। इप्सिलॉन का वैल्यू क्या आ गया? देखिए फॉर्मूला क्या है? ए बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। अब यहाँ से इप्सिलॉन का वैल्यू पुट करेंगे। इप्सिलॉन क्या हमारा आगे देखिएगा ध्यान से। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे इप्सिलॉन का, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर। क्या गया? इप्सिलॉन आर, हाँ क्या गया? Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। क्या गया? इतना आ गया। देखिएगा तुम्हारा क्या आ गया? ये फॉर्मूला ये आ गया। एक फॉर्मूला और निकलेगा। अगर आपसे पूछे किसी माध्यम के लिए जो कूलाम का नियम है उसमें अगर कोई माध्यम रख दिया जाए तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा? तो क्या बोलेगा? 1/इप्सिलॉन क्या देखिए किसी माध्यम के लिए सॉरी, किसी माध्यम के लिए क्या है? जब हमारा फॉर्मूला किसी माध्यम के लिए है, जब कुछ आपसे पूछे कि जब हम 2 आवेशों को किसी माध्यम में रखेंगे और उसका माध्यम चेंज करके रखेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या लगेगा? तो लगेगा 1 ए बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। यहाँ से पढ़ जाता है कि अगर 2 आवेश क्या, अगर आवेश निर्वात में हो, निर्वात या हवा, निर्वात या, इधर आपको थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि इधर सुधारने में आसानी हो। आप शुरू से देखते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या गया? कहता है अगर आवेश, अगर दोनों आवेश क्या, हवा या निर्वात में हो, क्या हवा या निर्वात में हो, तो इप्सिलॉन आर का मान होता है O1 होता है। क्या इप्सिलॉन आर का मान कितना होता है? O1 आता है। सुनिएगा क्या बोले? अगर आवेश या हवा में निर्वात में 2 आवेश स्थित हो, क्या 2 आवेश स्थित हो, तो उसमें जो इप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है वो 1 के बराबर होता है। जहाँ से क्या निकाल सकते हैं? फॉर्मूला देखिए, यहाँ से निकाल सकते हैं ए बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन हमारा कितना हो जाएगा? मान लो इप्सिलॉन नॉट, इप्सिलॉन मान का कितना हो गया? 1 हो गया गुने Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। तो फाइनली फॉर्मूला क्या आ गया? ए बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। क्या हमारा फॉर्मूला आ गया? तो ये हमारा फॉर्मूला क्या आ गया? अगर आपको न्यूमेरिकल में आए कि दो आवेश अगर निर्वात या हवा में स्थित हो तो उसमें अगर न्यूमेरिकल आए तो आप इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा। अगर किसी माध्यम के लिए दे दें कि हवा में छोड़ा कर पानी में दे दें
तो आप इस फॉर्मूला का यूज करिएगा। उनमें देगा कौन माध्यम देगा, उसका मान भी देगा कितना मान है, तो इथेनॉल का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं वहाँ से। इथेनॉल का मान जानते हैं कितना होता है, तो 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए, अब हम इसका मान निकालते हैं, किसका, जो आया 1/4 का 1/4 का मान कितना होता है। तो देखिए यहाँ से, तो 1/4 का मान निकालते हैं, तो क्या है 1/4 क्या निकल जाएगा, 1/4 का पूरा जाएगा। अब पाई का मान कितना पुट कर देंगे, 3.14, क्या 3.14, और एप्सिलॉन का मान कितना है 8.854 × 10⁻⁻12। अब जब इसको पूरा कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 1.450 का, वो आता है 9 × 10⁻⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। क्या 1.450 का मान कितना आता है, तो 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर आता है। क्या पहले क्या है, का मान कितना है, देखिए यहाँ से क्या किए 1/4 रख दिया, पाई का वैल्यू पुट कर दिया 1.34, एक्शन नोट का मान कितना था 8.8 यहाँ से दिख नहीं रहा आपको, 8.854 × 10⁻⁻12। इसको पूरा कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये वैल्यू कितना आएगा, तो 9 × 10⁻⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर आएगा इसका मान, जो कि इस तरह से प्राप्त होता है। आपको सुविधा है तो सीधा रख लेते हैं, लेकिन ये आए कहाँ से, तो पाई का वैल्यू इसी से आ गया, तो इसका मान कितना था, इतना होता है। जब भी आप, तो यहाँ पर आप इतना भी लिख सकते हैं, जब न्यूमेरिकल बनाइएगा ना, तो वहाँ पर जब इसका वैल्यू पुट करना होगा तो कितना पुट कीजिएगा, तो 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। क्या 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। तो पहले हम क्या पढ़े, कूलम का नियम, तो कूलम का नियम इतना तक था, इतना, अब कूलम का नियम कितना था, इतना ही तक था, क्या इतना तक ही कूलम का नियम था। अब इसको तो मान हम लिखे हैं, इसका मान निकालने की जरूरत है, अगर न्यूमेरिकल बनाइएगा तो उसमें मान पूछता है। क्या इसमें मान पूछता है, सबसे पहले क्या पढ़े, विद्युत बल पढ़े, उसके बाद कूलम का नियम की सीमाएं क्या है। अगर इसका मात्रक भी होता है, इसका मात्रक बीमा, चूंकि इसका बीमा एग्जाम में पूछता है, इसका बीमा होता है m-1 n-3 t4a2, मैंने m के पावर -1 m l के पावर -3 t के पावर 4 a के पावर 2, ये कैसे आता है, तो जिसका मात्रक है ना कूलम स्क्वायर। चलिए एक टॉपिक ही बना देते हैं, क्या उसको मिटा के बता दें कि इसका मात्रक बीमा क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। जो भी पहले हम क्या सीखे, एक बार फॉर्मूला क्या आ गया, तो 1/4πε0 × Q1 × Q2/R² आया। इसमें U नोट का मान कितना होता है, तो 8.854 × 10⁻⁻12 और -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसमें फिर आ गया थी 1/4πε0, इसका मान कितना था 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो यहाँ माइनस, शायद पिछले बार में हम माइनस नहीं थे, माइनस नहीं होगा, प्लस में होता है, क्या प्लस में ही होता है। तो क्या गया, इतना चीज सीखे। अब हम सीखेंगे क्या ई नॉट, जो हमारे ई नॉट, क्या ई नॉट इप्सिलॉन नॉट इसको पढ़ते हैं, क्या इप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसका बीमा क्या होता है, ई नॉट का मात्रक एवं बीमा, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में ये पूछ चुका है, इसका मात्रक क्या होता है, बीमा क्या होता है। तो मात्रक तो हम साफ दिख रहा है, देखिए ये क्या है, इसका मात्रक ही लिखा है, लिख सकते हैं क्या, मात्रक कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया, क्योंकि इसका जो मात्रक है सब दिख रहा है। अब हमको बीमा निकालना होगा, क्या बीमा, इसको बोलते हैं डायमेंशन। तो बीमा इसको फॉर्मूला से निकालेंगे, क्योंकि हमको भी ध्यान था तो बता दिया, लेकिन फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे। देखिए कूलम स्क्वायर है, जो ऊपर लिखा है कूलम स्क्वायर, प्रति मैंने बटा होता है, यानी नीचे क्या लिखेगा, बटा लिखेंगे, फिर क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम कितना होता है, तो आवेश, आवेश का मतलब क्या होता है, कूलम, यानी आवेश का बीमा क्या होता है 80, क्या 80 है, तो 80 का क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, क्या 80 दो बार है, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं आप 80, ठीक है। उसके बाद क्या न्यूटन, न्यूटन क्या है, तो बल का मात्रक है, तो हम बल का बीमा लिखेगा, जो न्यूटन हमारा क्या है बल का, तो बल का बीमा क्या होता है m l t - 2 होता है बल का बीमा। फिर क्या मीटर, मीटर क्या लंबाई है,
मीटर क्या है? लंबाई। तो लंबाई होता है एल, होता है कैपिटल एल, तो लिखा जाएगा L2। अब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए तो क्या आएगा, देखिए ये दोनों क्या करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा A2T2, क्या A2T2 यानी A के पावर 2 T के पावर 2, नीचे क्या आ जाएगा तो एम हो जाएगा एल 2 है तो 3 हो जाएगा, T माइनस का 2 है। अब ऊपर ले जाइए इसको, क्या जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे क्या आएगा A2T2, इसको फिर ऊपर लाते हैं तो माइनस वाला प्लस में होगा, प्लस वाला माइनस में। फिर जब घात किसी भी संख्या x बाई 4 अगर है उसको ऊपर से नीचे कर देगा, घात उसको प्लस वाला माइनस होता है, माइनस वाला प्लस होता है, क्या हो जाएगा क्योंकि हमारा 4 राशि है क्या, तो a माइनस होगा 1 l माइनस 3 क्योंकि l यहाँ पॉजिटिव है, t क्या आ गया t प्लस 2 आ गया। अब इसको पूरा कर दिया क्या आ जाएगा हमारा, तो हमारा बीमा क्या आ जाएगा, अब दोनों कैलकुलेशन कीजिए पूरा का, तो क्या आएगा m माइनस का 1 l माइनस 3 t के पावर 4 a के पावर 2, क्या ये हमारा क्या आ गया बीमा आ गया। किसका आ गया बीमा, तो ई नॉट का बीमा आ गया। क्या आ गया m माइनस 1 l माइनस 3 t4 a2, क्या आ गया ई नॉट का मात्रा क्या आ गया कूलाम 100 प्रति न्यूटन मीटर x बार, बीमा क्या आ गया m माइनस 1 l माइनस 3 t4 a2 हो गया। तो इस तरह से क्या आ गया ई नॉट का मात्रा क्या बीमा, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, तो आपको बताइए मात्रा का, क्योंकि हम देखते हैं क्वेश्चन बैंक देखते रहते हैं हमेशा किस तरह क्वेश्चन आता है, उस तरह से हम लाते भी हैं। तो गुलाम के नियम सूत्र क्या आ गया, तो a बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट q1 टू r स्क्वायर, इसमें u नॉट क्या है तो विषुवलता नियतांक है, इसमें k है जो बोलते हैं विद्युत बल नियतांक बोलते हैं, k का मान उसका मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। फिर आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इसके पहले में हम इसको माइनस बता दिया, जब सुधार लीजिएगा, ये नहीं कि तो से ध्यान उतर गया था। a माइनस 1 माइनस 3 t4 a2 हो गया। इन दोनों का मात्रा के बीमा क्या हो गया, तो मात्रा को सिंपली जो यहाँ लिखा हुआ है बीमा क्या हो गया, तो सूत्र से बीमा हमारा आ गया क्या, तो a माइनस 1 l माइनस 3 t4 a2, इस तरह से हमारा क्या आ गया बीमा आ गया। तो आज का क्या हुआ, हमारा इस लेक्चर कंप्लीट हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग कूलाम का नियम रहा आपको। हम आशा करते हैं आप लोग पूरा बढ़िया से समझ में आया कूलाम का नियम। इससे रिलेटेड आपको किसी प्रकार न्यूमेरिकल मिले तो आप नहीं छोड़िएगा, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा टॉपिक कवर कर दिए हैं कूलाम के नियम से रिलेटेड। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।